हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रफ़ी रहमान। और आज हम वीडियो जो हमारा कंटिन्यूएशन था ओम्स लॉ का वही हम आज स्टार्ट करेंगे वहाँ से जो हमने प्रीवियसली लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था तो उसी को कंटिन्यू करके फिर से हम ओम्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कहाँ कौन कौन सी क्वांटिटी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है वो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे आज। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ ओम्स लॉ और हमारा सब्जेक्ट फिज़िक्स होगा, जनरल साइंस, क्लास 10th होगी और स्कूल इज़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदपुरा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया था और थोड़ा सा उसको समराइज़ करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी ओम्स लॉ के फॉर्म में, जिसको सबसे पहले ओम्स लॉ ने एस्टेब्लिश की थी। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप लिया था उसने लेबोरेटरी में। उसके लिए उसने क्या किया, एक लोड लिया था, एक रादर वी कैन से एक ऐसी कंडक्टर लिया था। लोड कैन बी एनी कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ बल्ब और इन द फॉर्म ऑफ एनी डिवाइस, फैन, टीवी, फ्रिज, एनी अदर थिंग। उसके अक्रॉस उसने पोटेंशियल अप्लाई की थी V, राइट। और इन अक्रॉस दिस लोड उसने एक वोल्टीमीटर रखा है। इसके अक्रॉस वोल्ट कितनी चेंज हो रही है और उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर एक डिवाइस लिया है, रियोस्टेट, जिसको मैंने बताया कि एक्चुअली रियोस्टेट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। और एक एमीटर लिया है जो मेजर करेगा करंट। अब ये मान लीजिए हमारा लोड है और इस लोड को हमने देखा है कि इसमें करंट कितनी है और इसका पोटेंशियल हमने कैसे वेरी करना है और करंट कैसे वेरी होती है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंटल लैब में देखा उसने। उसके बाद उसने एक टेबल फॉर्म किया है और टेबल को देख के जैसे अगर करंट मान लीजिए 0 है, इट इज़ एन ओपन सर्किट। जब सर्किट ओपन होगा, व्हेन इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड, उस समय वोल्टेज भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, एमीटर कुछ रीड नहीं करता है और वोल्टीमीटर कुछ रीड नहीं करता है, एमीटर भी कुछ नहीं रीड करता है। ठीक है। उस समय रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस 0 है, राइट। लेकिन जैसे उसने सर्किट को क्लोज किया है और पोटेंशियल अप्लाई किया है 5 वोल्ट, उस समय उसने क्या करंट क्यों देखा है, इट इज़ 2 एम्पियर्स और फिर इनका रेशो लिया है। ठीक है। तो 5/2 दैट कम्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस लोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, दैट विल कम इन 5 टाइम्स कि क्या होती है रेजिस्टेंस। तो ये देखा, दिस इज़ 5/2 एंड व्हेन द पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड द करंट ऑल्सो इंक्रीज। पोटेंशियल को डबल किया, करंट भी डबल होगी। पोटेंशियल को 3 टाइम्स किया, करंट भी 3 टाइम्स होगी। पोटेंशियल को 4 टाइम्स किया और करंट भी 4 टाइम्स होगी, राइट। तो इसने एक रिजल्ट निकाला है। क्या रिजल्ट? क्या दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लोड। तो ये दो तरह के सेंटेंस है। तो इसमें आपने क्या देखा है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, करंट भी बढ़ रही है। ठीक है। सो हाउ मेनी टाइम्स द करंट इंक्रीजेस? इट इंक्रीज एज मेनी टाइम्स एज यू इंक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो जितनी टाइम्स आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतनी टाइम्स करंट भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप और ये उसने एस्टैब्लिश करके एक ग्राफिकली इसका ग्राफ जो इसकी शेप है वो हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई एंड वी कॉल इट ए लीनियर। सो वी एंड आई हैव अ लीनियर रिलेशनशिप। ये हमने कल समराइज किया है। लेकिन उसमें से जो कुछ क्वांटिटीज़ हमको मिली है, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटीज़ मिले हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमको इसमें मिली है। ठीक है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप है, ये आपको याद रखना, क्योंकि लेबोरेटरी में आपको ये यूज़ करना है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस सेटअप, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे क्या हुआ इसमें? ठीक है। तो हमारा ओम्स लॉ मैथमेटिक फॉर्म में ऐसे आ गया। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और we can say V is equal to R into I. R is proportionality constant. This R is proportionality constant. ये हमने बताया था कल, proportionality constant। और इसी को हम नाम देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दिस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सर्किट। ठीक है। एंड इज नोन एज, और इसको हमने नाम दिया है वहाँ पर कि हो गया नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ सर्किट, या उस कंडक्टर की जिस कंडक्टर पे हम काम कर रहे थे, जो हमने लोड के रूप में हमने देखा है, उसका ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। और आर की वैल्यू क्या आ गई इसमें? आर इज इक्वल वी अपॉन आई।
ठीक है। और कांस्टेंट है, इसका मतलब जब भी आप रेशियो लेंगे, पोटेंशियल कितना आपने अप्लाई किया और करंट कितनी इसमें है, तो जब भी आप रेशियो लेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। और आपने टेबल में देखा ये 5/2 कंटिन्यूसली आ रहा है, दैट मीन्स द कांस्टेंट फॉर ए गिवन सर्किट। लेकिन दूसरे सर्किट के लिए कुछ और वैल्यू होगा। जैसे पहले सर्किट के लिए ये, और पहले सर्किट के लिए मान लीजिए दिस इज, और आई की वैल्यू इसमें क्या आ गई, V/R। ये कुछ टर्म्स हमने बताए इक्वेशंस के रूप में। तो इसमें हमने क्या देखा है कि ये डिफरेंट सर्किट के लिए आर की वैल्यू डिफरेंट होती है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, इट मे बी सेम, ठीक है, इट वेरीज, ठीक है, सर्किट सर्किट, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट की प्रॉपर्टी है, या वी कैन से कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बता दिया, राइट। इसका मतलब ये भी हमने कल बताया है कि करंट जो होती है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंट्रोल कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बोलेगी आपकी करंट कम है सर्किट में या ज़्यादा है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट उसमें कम फ्लो हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट विल बी स्मॉल। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी ऑब्वियसली करंट ज़्यादा होगी। ये क्यों होता है, ये बाद में हम स्टडी करेंगे। तो सो व्हाट बेसिकली रेजिस्टेंस इज, तो इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये देखिए किसी सर्किट की रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक पोटेंशियल अप्लाइड आपने कितना किया और इसमें कितनी करंट दौड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए एक कंडक्टर है, सपोज एक कोई मेटल है, एक कंडक्टर है, इसको छू कर हम नहीं बता सकते कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी है, यहाँ पर बैटरी लगानी है, सेल लगानी है, और उसमें से करंट फ्लो करवानी है, राइट। क्योंकि करंट तभी फ्लो होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल अप्लाइड डिवाइड बाई इसमें करंट कितनी होगी, वो आपकी वैल्यू बताएगी इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो छूकर हम नहीं बता सकते, दैट इज कॉल्ड वी कैन से इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ, ये रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन होती है इन द पाथ ऑफ करंट। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आर क्या होती है, it is the rather it is a property of the conductor, it is the property of the circuit, ये सर्किट की प्रॉपर्टी होती है या कंडक्टर की प्रॉपर्टी, सर्किट बोलिए आप, कंडक्टर बोलिए, ठीक है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट विच कॉज अपोजिशन, जो अपोज कर रहे हैं किसको, इन द पाथ ऑफ द करंट, विच कॉज अपोजिशन इन द पाथ ऑफ द करंट। करंट के रास्ते में रुकावट डालना ये किसका काम है, इट इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है, इन द पाथ ऑफ करंट। या विच सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हो, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट चार्ज से बनती है, वो आपने देखा है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं ये हमें ये सर्किट की प्रॉपर्टी रादर होती है, ठीक है, सर्किट की उस कंडक्टर की। इसलिए डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं रेजिस्टेंस की, राइट। तो जैसे कॉपर सिल्वर, कॉपर है या वी कैन से एलुमिनियम है, इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको करंट फ्लो करवाने में, राइट। तो इस तरह से ये, अच्छा उसके बाद हमने देखा है मेटल्स में, तो मेटल्स में ये रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ही कम होती है। रेजिस्टेंस फॉर मेटल्स, रेजिस्टेंस इज स्मॉल, रेजिस्टेंस इज स्मॉल। लेकिन इंसुलेटर के लिए जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे मटेरियल्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस इज लार्ज, या वी कैन से इन्फिनाइट या लार्ज, अब लार्ज भी बोल सकते हैं, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, राइट, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का हमने यूनिट भी बनाया है ओम, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन ये रेजिस्टेंस का जो काज क्या होता है बेसिकली वो आपको समझना है, ठीक है। तो आपने देखा है कि करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है सर्किट के रेजिस्टेंस, ठीक है। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस कम उसमें करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उस सर्किट में करंट की स्ट्रेंथ कम, ठीक है। बेसिकली ये सर्किट की रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा कौन करता है इसमें, ऐसी मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो आपको अब मान लीजिए कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, एक रोड पे आप मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी ड्राइविंग, आपकी स्पीड इस पर डिपेंड करती है कि रोड कितना ओपन है,
कितना खुला हुआ रोड है और इस पे कितने वी कैन से अपोजिशंस है, मतलब वी कैन से इसमें कितनी भीड़ है, राइट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इसमें कितनी भीड़ है। तो आपकी मोटरसाइकिल स्पीड 100 हो सकती है, ठीक है, या इसकी स्पीड 10 भी हो सकती है, 100 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि रोड कितना क्लियर है, कितना साफ है और इसमें रुकावट कितनी कम है। ठीक है, अगर आपको ये डाउट रहे कि इसमें थोड़ी सी रुकावट है तो आपकी स्पीड ओबियसली 50 से 100 से 50 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये श्योर है कि इसमें इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। ठीक है ना, ये जो आपकी टकराने की चांसेस इसमें है, यही डिसाइड कर रहा है कि आपकी स्पीड कम है या ज़्यादा है। सेम इज़ द केस विद कंडक्टर, कंडक्टर के पास भी यही केस होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर में बेसिकली ऐसे एटम्स भी होते हैं जो मूव नहीं करते, स्टैटिक होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए जो चार्ज फ्लो करेगा इसमें, जो चार्ज इसमें मूव करता है, वो लगातार इन एटम से टकराता है, इन एटम से टकराता है और टकरा के यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, अगर ये एटम्स इनको ज़्यादा मिलेंगे इस रोड में, इस कंडक्टर में, इस पाथवे में, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे और ये टकराते टकराते बहुत ही इसकी स्पीड स्लो होके ऐसे चली जाएगी। तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम का मतलब इसमें करंट कम, क्योंकि आगे आपको पढ़नी है I इज इक्वल टू NEVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है करंट। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, इसका मतलब करंट कम होगी। ठीक है, क्यों करंट को कम होगी? क्योंकि इसमें कोलिजन्स बहुत ज़्यादा है। कोलिजन्स होने का मतलब इसमें अपोजिशन रुकावट ज़्यादा है, सो वी कैन से अपोजिशन, इसमें अपोजिशन बहुत ज़्यादा है। उसी अपोजिशन का हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस, उसी अपोजिशन का हमने क्या नाम दिया है? रेजिस्टेंस। लेकिन एक ऐसी वायर भी है, दूसरा कंडक्टर ऐसा है जिसमें चांसेस बहुत कम है इन एटम्स की, मतलब बहुत ही कम है, दूर दूर है ऐसे एटम्स और बहुत देर तक इसमें कोलिजन्स नहीं होते हैं, राइट। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा चांस है स्पीड पे जाने की, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने की ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इसमें कोलिजन कम होगी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम, तो दैट मीन्स इसमें रास्ता बहुत ही क्लियर है, रादर वी कैन से, क्योंकि टकराने की चांसेस बहुत कम है और बहुत स्पीड से जाएगा, इसका मतलब इसमें करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली रीज़न क्या है रेजिस्टेंस का? द कॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज कोलिजन। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए क्योंकि इस लेवल पे आपको इतना ही समझना है। तो ये हम लिखेंगे रेजिस्टेंस का कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? सो हम ऐसे लिखेंगे द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन विद एटम्स। द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज collision with atoms in its path। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस का रीज़न है कोलिजन का, राइट। तो उसके बाद इसका हमने मेजरमेंट भी किया है। इसका मेजरमेंट हमने क्या किया है? मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यू नो दैट। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट कैसे हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं R इज इक्वल टू V/I, इसको देखिए। ठीक है, तो पहले में मैंने बोला था कि अगर ये सपोज़ ये एक कंडक्टर है, इसको हम छू कर नहीं बता सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कितनी है, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको पोटेंशियल अप्लाई करनी है और करंट फ्लो करवानी है। तो उनका रेशियो लेके हम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम इसका मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज मेजरमेंट फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, बाद में हम और ज़्यादा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस की, वो आगे हम देखें। फिलहाल ओम्स लॉ को और आगे बढ़ाएंगे ऐसे। सो स्टूडेंट्स, हमने आज ये देखा है V इज इक्वल टू IR, कल हमने यही पढ़ा है, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये मैं दो तरह की इक्वेशंस लिखूंगा यहाँ पे। V इज इक्वल टू IR, यहाँ से V निकालो और वी कैन से, या हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I। ठीक, और यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू, I किसके बराबर है? V/R। इसको हम ऐसे फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं, I इज इक्वल टू I 1/R इंटू V, इसको ब्रैकेट में रखो, राइट। तो ये दो तरह की इक्वेशन हम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक,
क्योंकि इसका पावर है, इसमें वेरी कौन कौन हो रहा है, इसमें ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट, और ये दोनों वेरिएबल्स है, वी हो रहा है वेरिएबल्स है, ठीक है। अगेन इसमें ये कांस्टेंट है, ये आर इज कांस्टेंट, आई और वी आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक। क्यों? क्योंकि हम ये वेरी करें और ये भी वेरी हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट है उस कंडक्टर के लिए या उस सर्किट के लिए, राइट। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, क्योंकि वेल इसकी पावर इट हैज़ पावर 1, इसकी भी पावर 1 है, तो वेरिएबल दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, दिस इज अ लीनियर रिलेशन, टू वेरिएबल्स, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसी सेम इक्वेशन हमको मैथमेटिक्स में मिलती है, सेम इक्वेशन, उसी को हम इसमें कंपेयर करेंगे। देखिए वो कौन सी इक्वेशन है, वो हम ऐसे लिखेंगे, वो वाली इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को हम ऐसे ही, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। अब y क्या है, दिस इज वेरिएबल, x क्या है, दिस इज वेरिएबल, और m क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। और उसमें हम दिस, ये जो इक्वेशन होते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें एक और टर्म जुड़ी होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बेसिकली वो इक्वेशन ऐसे है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि c यहाँ का, c का मतलब होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, ये वो इंटरसेप्ट है। क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है, वो वाला टर्म यहाँ पे ज़ीरो होगा। ऐसे देखिए आप, इसको और मॉडिफाई करेंगे हम, इसको हम और यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो, कोई शक। तो जैसे हम इसको इसके साथ मैच करें, इसका मतलब c यहाँ पर क्या है, ज़ीरो, राइट। तो ये बेसिकली यही है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम इसका प्लॉट लगाएंगे, ग्राफ लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो अलोंग वाई एक्सिस हम ये दिखाएंगे v, एंड अलोंग एक्स एक्सिस हम ये दिखाएंगे करंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो मान लीजिए ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या शो करता है, एक्स एक्सिस हमारा, ये x के अलोंग हम शो करेंगे करंट I, और ये y के अलोंग क्या शो करेंगे, v, ठीक है। और ये जो इन दोनों को हमने कंपेयर किया, ये ठीक है, इसमें m को हम बोलते हैं, दिस कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस कॉल्ड स्लोप ऑफ ग्राफ। किस किस के बीच ग्राफ, y और x के बीच। तो ये भी क्या है, दिस विल बी अ स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बिटवीन v एंड I, स्लोप ऑफ ए ग्राफ बिटवीन x एंड y या y एंड x, इसी को हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज I, दिस इज v, और ये ग्राफ कैसा है, दिस इज लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमने ग्राफ ड्रा किया, ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मुझे इसमें स्लोप दिखानी है, स्लोप क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम यहाँ से ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन लीनियर आ रहा है, ठीक है। ये जो स्लोप है इसका, मान लीजिए दिस इज OA, ये जो स्लोप O है, जो बेसिकली M है, यही शो कर रही है आपकी रेजिस्टेंस। देखिए M स्टैंड्स, अगर M को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, R, M किसकी कंपैरिजन में है, M इज़ कंपेयर विद R। जैसे Y हमने कंपेयर किया V के साथ, X हमने कंपेयर किया इसके साथ, और M कंपेयर हुआ R के साथ। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, या रेजिस्टेंस ऑफ जो गिवन सर्किट हमारा होगा, गिवन कंडक्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्लोप आप बढ़ाएंगे, स्लोप का बढ़ना ऐसे होता है, देखिए ये ऐसे स्लोप ज़ीरो, ये स्लोप इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज, दिस इज स्लोप इनफिनाइट स्लोप, ठीक है। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा, उस सर्किट में उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी स्लोप कम उसकी रेजिस्टेंस कम, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ऐसे दो ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स को देखकर ही आप बता सकते हैं कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफ है, VI ग्राफ, और आपको याद रखना है इधर V है और इधर I है, V और I। ग्राफ को देख के आपको याद रखना है कि V अलॉन्ग इधर होगा या इधर I होगा, फिर स्लोप ऐसी होती है, राइट।
तो ये मेरे पास दो ग्राफ है, एक कंडक्टर ए है, दिस इज कंडक्टर ए और दिस इज कंडक्टर बी, ठीक है। तो आपको ये बताना है विच कंडक्टर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, किस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, जिसकी स्लोप ज़्यादा है, ऑब्वियसली बी की स्लोप ज़्यादा है, ए की स्लोप कम है, तो वी कैन से रेजिस्टेंस फॉर ए, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। तो अगर यहाँ से पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, तो करंट किस में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस ए कम है, इसका मतलब करंट इन ए कंडक्टर इज ग्रेटर देन करंट इन बी कंडक्टर, आप ऐसे बता सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू सी फर्स्ट विच ग्राफ इज प्लॉटेड along which axis, which quantity is plotted along which axis, ठीक है। if it is y along, if it is v along y axis and I along x axis, then you can find directly the more the slope the more is the resistance, ठीक है। इसी को हम उल्टा करेंगे इसमें, ठीक है। सो राइट डाउन दिस, इसी को हम उल्टा ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको भी हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, वी विल कंपेयर इट विथ द सेम इक्वेशन दैट वी हैव यूज्ड हियर, दैट इज y इज इक्वल एम एक्स, ठीक है। तो y के अलॉन्ग i दिखाएंगे, x के अलॉन्ग v दिखाएंगे, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब m क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/r, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो ये हमारा अलॉन्ग x एक्सिस क्या होगा, v, इधर वोल्टेज पोटेंशियल, और अलॉन्ग y एक्सिस क्या होगा, i। आप ग्राफिकली किसी भी एक्सिस को चेंज कर सकते हो कोई भी क्वांटिटी को दिखाने के लिए, बिकॉज इट इज़ आर्बिट्री। यू कैन अलॉन्ग शो दिस i and this v, you can again show here v or I, it is arbitrary, you can choose any axis with any variable, right. So what do you find here is that you find again the slope is a straight line, again m which is a slope, it is again linear, it is a straight line, ठीक है, it is again straight line, तो it is again straight line, ऐसे देखिए it is again straight line, right। लेकिन इस समय जो ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है, दिस स्लोप एक्चुअली शोज 1/r, नॉट r, ठीक है। सो दिस शोज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस शोज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, मीन्स दैट कि अगर स्लोप बढ़ेगी, अगर स्लोप बढ़ेगी तो 1/r भी बढ़ेगा, 1/r बढ़ेगा मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। जब 1/r बढ़ेगा तो r की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब तो ऐसे दो कंडक्टर्स हम लेंगे आपके एग्जांपल के लिए। मान लीजिए फिर से ही ग्राफ है, लेकिन ग्राफ दिस टाइम इज v वर्सेस i, ऐसे, ठीक है। दो कंडक्टर्स लेंगे, एक कंडक्टर a है और एक कंडक्टर b है। अब मुझे बताइए, सो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किस में रेजिस्टेंस कम है। इसका 1/r ज़्यादा है, मीन्स इसके रेजिस्टेंस कम है, इसका 1/r कम है, मीन्स इसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट, इसको हम ऐसे लिखेंगे हेयर, यहाँ पर कुछ एरिया होगा हमारा लिखने के लिए, तो इसको यहाँ पर रब करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इधर देखो यहाँ पर इस वाले ग्राफ, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से, वी कैन से फॉर b 1/r b is greater than 1/r a, ठीक है। 1/r b is greater than 1/r a, it means that r b is, इसको इधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर ट्रांसपोज करो, तो इट मीन्स r b, देखिए दिस इज 1/r b, दिस इज 1/r b, दिस इज 1/r a, ठीक है। तो स्लोप क्या दिखा रही है, जितना ज़्यादा स्लोप उतना 1/r ज़्यादा। सो 1/r b इज़ ग्रेटर देन 1/r a, वी कैन से r a को इधर ट्रांसपोज कीजिए, दिस इज r a इज़ ग्रेटर देन r b, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, r a की रेजिस्टेंस ज़्यादा और r b की रेजिस्टेंस कम। अगर रेजिस्टेंस r a की ज़्यादा है, व्हाट डज दैट मीन, करंट इसमें कम होगी, i a इज़ लेस देन i b, ठीक है। यहाँ पर क्या निकला हमें, i इज़ ग्रेटर देन r b, क्यों, क्योंकि हमने ग्राफ को इंटरप्रेट किया है डिफरेंटली, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। अब अगर इफ़ यू आर गोइंग टू प्लॉट v i
along this axis, then the slope represent directly our resistance. But if you are going to plot IV, okay, then the slope gives 1 upon r. Then the slope gives 1 upon r. That means reciprocal of the resistance. This is called a reciprocal of the resistance. And accordingly, you can find which has greater resistance, which has small resistance, and which has greater current or small current. Okay. So this is graphical interpretation of Ohm's law. You need to remember this, right? So you can write down it. नेक्स्ट वी विल मूव अप टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a resistance. अब हमने देखा है कि रेजिस्टेंस जो होती है अपोजिशन, और वो अपोजिशन का काज क्या होता है, कोलिजन. ठीक है. तो उसके बाद हम उस रेजिस्टेंस को ऐसे देखेंगे कि रेजिस्टेंस जब कंडक्टर की होगी, मान लीजिए हमने एक कंडक्टर बनाया है यहाँ पर, ये हमने एक कंडक्टर लिया है. ठीक है, छोटा करेंगे. ये मान लीजिए दिस इज सपोज ए कंडक्टर, इतना सा कंडक्टर हमने लिया है. किसी मटेरियल का हमने कोई मटेरियल हमने लिया है. ठीक है, मान लीजिए हमने कॉपर का लिया है. कॉपर की वायर हमने ली है, तो इतनी लेंथ हमने ली है. ठीक है, तो इसमें से जो चार्ज फ्लो करते हैं वो मान लीजिए दे आर 100 चार्ज आर फ्लोइंग. मान लीजिए दे इनका नंबर 100 है. ठीक है, दे आर 100 चार्ज कैरियर्स. ठीक है, तो मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू दिस कंडक्टर. टेक दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर. उसके बाद हमने सेम सैंपल लिया है. सेम सैंपल मतलब है सेम मटेरियल का सैंपल हमने लिया है, लेकिन हमने लेंथ को बढ़ा दिया है. ठीक है, डबल कर दी लेंथ. सेम कॉपर लिया है, सैंपल मटेरियल का सेम लिया है, लेकिन हमने लेंथ को बढ़ा दी है. देखिए, हमने ये वाली लाइन ली है, ऐसे देखिए, डबल, इसके डबल हम करेंगे. ये सिंगल है यहाँ से, तो हमने डबल लाइन की है. ठीक है, सेम मटेरियल लिया है, लेकिन वायर को क्या किया है, डबल किया है. राइट. सो सेम हमको मिले हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स. सेम 100 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहे हैं. तो बताइए, अगेन 100 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. तो बताइए, इसमें जो पहले रेजिस्टेंस थी वो आर थी. इसकी जो रेजिस्टेंस हमने मेजर की दैट कम्स आर. कैसे मेजर की, वी अपॉन आई से. ठीक है, जैसे हमने सेम सैंपल का मटेरियल लिया है, सेम कॉपर वायर ली है, और लेंथ हमने डबल की है. सो व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस, इज इट सेम आर और इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज्ड. ठीक है, सो आंसर इज़ वेरी लॉजिकल आंसर यही होगा हमारा, बिकॉज बाय द लॉजिक वी कैन से, अगर यहाँ से यहाँ तक इसको इन 100 इलेक्ट्रॉन्स को 50 कोलिजन करना पड़ा. मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 50 कोलिजन्स करना पड़ा. 50 कोलिजन्स. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए कितने कोलिजन्स करने पड़े, 50 कोलिजन्स. अब जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए कितने कोलिजन्स करने पड़े, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए 100 कोलिजन्स करने पड़े. ठीक है, इसका मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, सेम मटेरियल में लेंथ को हम बढ़ाएंगे, सो व्हाट हैपन्स टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज इंक्रीज. अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सो व्हाट विल बी द अपोजिशन, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. सो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज. ठीक, इसी का उल्टा हम करेंगे. अब अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे, कोलिजन्स कम मिलेंगे और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. ये हम आज पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. राइट. ठीक है, या वी इसका दूसरा टॉपिक भी नाम देंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेजिस्टर. रेजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा है, हमने ये देखा है रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ द वायर. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. इन वर्ड्स में हम लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ कंडक्टर.
तो कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, जो आपने पढ़ाई। ऐसे इक्वेशन में आर बढ़ेंगी तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ही छोटे रास्ते छोटी सी स्ट्रीम में जा रहे हैं, बहुत ही नैरो स्ट्रीम है। अब अगर इस एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन को हम बढ़ाएंगे ऐसे, देखिए अब इतना सा एरिया हम देंगे इसको, यही एरिया है, लेकिन हमने एक खुला रास्ता दिया। ऐसे देखिए अब ये खुला रास्ता हो गया, ठीक है। तो हमने क्या इंक्रीज़ किया, हमने ये एरिया को इंक्रीज़ किया। सो वी हैव इंक्रीज द एरिया, ठीक है। पहले रास्ता यही था, ठीक है, रास्ता बहुत तंग था, इसलिए बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होते थे। अब 100 इलेक्ट्रॉन्स इतने ही रास्ते में जा रहे थे, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो पाथ इनकी थी बहुत तंग थी, इसलिए जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, राइट। लेकिन जब खुला रास्ता हम देंगे इनको, बहुत ज़्यादा रास्ता देंगे हमको, खुला रास्ता देंगे, तब ये 100 इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्पीड के साथ जाएंगे, क्योंकि देयर विल बी नो इम्पीडेंस, अपोजिशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। रुकावट बहुत कम हो जाएगी, यहाँ पर बहुत रुकावट, बहुत ज़्यादा रुकावट है, ठीक है। तो रुकते रुकते टकराते टकराते बहुत स्लो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर खुला रास्ता है और टकराने के चांस बहुत कम है, चांस है लेकिन बहुत कम है, इसलिए इसकी स्पीड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं बढ़ेगा, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पर खुला रास्ता है और खुले रास्ते से इनके रेजिस्टेंस अपोर्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कब रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं, जब हम इसको खुला एरिया देंगे, दिस इज़ कॉल्ड एरिया। तो ये हमने एरिया बढ़ा दिया, दिस इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे चलेंगे, खुल के चलेंगे, राइट, ऐसे खुल के चलेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, ठीक। इसका उल्टा भी सही है, अगर आप इनका तंग रास्ता देंगे, नैरो पाथ अप्लाई करेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्लियर, स्पीड कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। खुला रास्ता दोगे तो चार्जेस फ्रीली मूव करेंगे, विद स्पीड के साथ मूव करेंगे, और इनकी स्पीड जब बढ़ेगी दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस अपोजिशन कम मिलेगा, तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, और क्रॉस सेक्शन को कम करने से रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एंड वी कैन से दिस इज थिन वायर एंड दिस इज थिक वायर, ठीक है। दिस इज थिन वायर, हम ऐसे लिखेंगे, और ये बड़ी मोटी तार है, दिस इज थिक वायर, ठीक है। सो फॉर थिक वायर रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड फॉर थिन वायर रेजिस्टेंस इज लार्ज, ठीक है। तो हम दूसरा टर्म यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज, तो ये कौन सा रिश्ता है, दिस इज इनवर्स, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो इसका मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यहाँ का ए है, ठीक है। ये ए स्मॉल ए हम देंगे, छोटा एरिया बड़ा एरिया, राइट। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो कैसे कंबाइन करेंगे, तो आपने देखा है, ठीक है। तो ऐसे हम कंबाइन करेंगे इनको, इन दो फैक्टर्स को। So we combine first and second. So what you get? Combining first and second, we get R is directly proportional to length but inversely proportional to cross sectional area, right? उसके बाद इसको इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, और वी कैन से R इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और L अपॉन ए ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उस L अपॉन ए की पहले हमको प्रोपोर्शनल साइन, दैट इज दिस कॉल्ड, ये हम स्टडी करेंगे, वेयर दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
एंड इज़ नोन एज, इसका हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम नाम देते हैं रो। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर या उस सर्किट की रेजिस्टिविटी कहलाती है, राइट। इसको हम नाम देते हैं रो। एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर है रो, RHO, रो। रो लिख सकते हो आप, याद रख सकते हो RHO, रो, ठीक है। सो दिस इज रो, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन एक कांस्टेंट है, सर्किट का कांस्टेंट, उस कंडक्टर का कांस्टेंट। रो का मतलब क्या होता है, इस रो का मतलब ये होता है कि अगर हम R चेंज करेंगे कंडक्टर का, कैसे चेंज करेंगे, L और A को चेंज करने से R चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कितना चेंज हो जाएगा, ये ऐसे चेंज हो जाएगी कि रो जो हुआ है वो कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। L और A करने से आप R की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, लेकिन सर्किट का जो ये रो है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रह जाएगा। उसके बाद इसमें रो को निकालेंगे, रो की इक्वेशन बनाएंगे। सो रो विल बी इक्वल टू, रो को यहाँ रहने दें, A को इधर ट्रांसपोज करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ, L को ट्रांसपोज इधर करोगे डिवाइड हो जाएगा R को, राइट। तो व्हाट इज रो, रो इज R, इट इज A अपॉन L, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है। सो रो बेसिकली क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, ये इसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, दिस इज कंडक्टर। रो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, राइट। कौन सी कंडक्टर की, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और जिसकी लेंथ L है, अंडरस्टूड। तो ये हम डिफाइन करेंगे, इसको हम अब डिफाइन करेंगे रो को, ठीक है। तो रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं हम। अब इसको हम, जो कि नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है इस इक्वेशन में, और इस नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको हम विद हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। विद हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड का मतलब वो हम समझेंगे ऐसे, राइट। तो इफ़ वी टेक द कंडक्टर, ऐसे हम लिखेंगे, if we take the conductor such that its length is unit, unit का मतलब 1 centimeter, 1 meter, anything else, and cross sectional area is यूनिट, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होगा, ए भी यूनिट होगा, लेंथ भी यूनिट होगी, ए भी यूनिट होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन देखिए, L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में इसको यूज़ करेंगे, दिस इज इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार क्या बनेगी, रो इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1, राइट। So what is 1 upon 1? 1, and 1 into R is, so your rho is R. Your rho is equal to R. So what is specific resistance? Specific resistance of a conductor is basically its resistance. Is basically it is resistance. तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वही इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। लेकिन कौन सा कंडक्टर, जिसकी लेंथ होगी 1 और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1, अंडरस्टूड, ठीक है। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक, having unit length and unit cross sectional area. So we will write down, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, specific resistance rho, it is defined as the resistance of a conductor having unit length and unit cross sectional area, राइट, ठीक है। तो अगर हम एक कंडक्टर ऐसा लेंगे जिसकी लेंथ 1 होगी
1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 होगा। ए इज़ 1, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1, सेंटर से सेंटर तक, दिस इज़ 1, एल इज़ 1, ठीक है। अब इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, जो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर होगी वही कहलाएगी इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, ठीक, वही इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, राइट। तो या इसको हम ऐसे ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि अगर हम एक यूनिट क्यूब लेंगे, यूनिट क्यूब का मतलब ऐसा क्यूब जिसके 6 साइड्स होते हैं और हर साइड वन 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 यूनिट का होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, लाइक दैट, ठीक है। तो एक क्यूब लेंगे हम जिसकी यूनिट 1 है, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1, ठीक है। देन हाउ डू यू डिफाइन, सो इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब। ये अपोजिट फेस में ऐसे लूँगा, ये दो अपोजिट फेस, ठीक है, राइट। So it is the resistance of this cube, resistance between the opposite faces of this cube, जिसकी लेंथ having length 1 unit और एरिया होगा 1, सिंपल, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी का हम यूनिट लेंगे। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ रो। लेकिन एक चीज़ और, अब अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स लेंगे, एक मटेरियल कॉपर का, मान लीजिए ये कॉपर का है और ये है एल्युमिनियम का, दोनों का डायमेंशन सेम है, लेंथ 1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, लाइक दैट, ठीक है ना। तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी सेम है, क्या इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी जो होती है वो डायमेंशन, रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला अभी तक हमने क्या निकाली है, रेजिस्टिविटी इज आर इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टिव ए पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी या एल पे डिपेंड करती है, आंसर इज नो, इट इज़ इमटेरियल, सॉरी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, कौन, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, राइट। लेकिन रेजिस्टिव किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिव होती है मटेरियल टू मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अभी कॉपर एक ऐसा मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिव अलग होगी, एल्युमिनियम दूसरा मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिव अलग होगी, क्यों, इसके लिए एक रिलेशन है, और रो इज इक्वल एम ई डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो डिसाइड करेगी रेजिस्टिव किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मटेरियल टू मटेरियल बदलता नहीं है, इस फिक्स है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और इसमें जो ई है, व्हाट इज ई, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये मटेरियल टू मटेरियल सेम रहता है, दिस इज अगेन कंजर्व्ड, राइट। लेकिन एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं मटेरियल टू मटेरियल, अंडरस्टूड। तो एन जब वेरी करेगा इसका मतलब एन वेरी करता है, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वेरी होता है मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। तो और टा मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो टेम्परेचर पे रेजिस्टिव भी डिपेंड करती है, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए आप कि रेजिस्टिविटी इज independent upon the dimension of the conductor, it only depends upon the material selected या material chosen, ठीक है। सो ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी, लेकिन आर किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, इतना आप याद रखिए। ये आपको 12th की फिजिक्स में हम जब हम पढ़ेंगे, 12th फिजिक्स में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हम थोड़ा बहुत इसमें लिखेंगे, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है रो, इट डिपेंड्स अपॉन, रो डिपेंड्स अपॉन the nature of the material, and is independent on the dimensions of the material, the dimensions of
कंडक्टर। ठीक है, सो दिस इज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी वो है वो ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि वेदर द मटेरियल इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल में रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसमें कंडक्टिविटी कम, वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, और जिसमें रेजिस्टिविटी कम होती है वो गुड कंडक्टर होता है, उसमें कंडक्शन ज़्यादा होगी, राइट। तो यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा वेदर इज़ अ कंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कंपेरेड वी कैन से इन्फिनाइट रेजिस्टिविटी होती है, तो उसमें कंडक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो दिस इज़ रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट जल्द जल्द हम यूनिट भी बताएंगे इसका यूनिट क्या होगा। उसके बाद हम किसी और चीज़ को टच करेंगे यहाँ पर। सो रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू है, रो इज़ नथिंग, इट इज़ आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, तो अभी हम यूनिट बनाएंगे यूनिट ऑफ व्हाट इज़ यूनिट ऑफ रो। यूनिट ऑफ रो विल बी यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा दैट विल बी, रेजिस्टेंस का यूनिट है तो है ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर होता है। अब मीटर हो मीटर कट, सो दिस इज ओम मीटर, तो ओम मीटर इसका यूनिट आ गया, ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट है, ओम्स पे देना है थोड़ा, ओम मीटर।